लमानो पलूदा, जिसे द हेरी हैंड कह के भी जाना जाता था, ये एक मैक्सिकन हॉरर रेडियो शो था जो कि अर्ली 2000s में मेक्सिको के लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। लोग इस रेडियो शो पर लेट नाइट को कॉल करते और अपने साथ हुई क्रीपी और रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को इस शो के होस्ट के साथ शेयर करते थे। बट इन 2002 इस शो पर एक आदमी का कॉल आता है और ये कोई रेगुलर हॉरर कॉल नहीं था, क्योंकि इस कॉल के दौरान और इस कॉल के खत्म होने के बाद भी वहाँ पे कुछ ऐसी सीरीज ऑफ डिस्टर्बिंग इवेंट्स होती है जिस वजह से आज के टाइम पे भी लोग इस पूरे केस को मेक्सिको के हिस्ट्री की सबसे रियल और डार्केस्ट पैरानॉर्मल केस मानते हैं। वेलकम एवरीवन टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम मेक्सिको के इसी रियल डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल केस की बात करने वाले हैं। बात है अक्टूबर 2002 की। देर रात हो चुकी थी। लमानो पलूदा का एक और ऑफिशियल एपिसोड एयर हो रहा था। कई लोग अपनी छोटी और फन हॉरर स्टोरीज ऑलरेडी सुना चुके थे। तभी इस शो पर एक आदमी का कॉल आता है। होजुए वेलास्क्वेज इस आदमी का नाम था। कॉल कनेक्ट होते ही होजुए बताता है कि वो कैलिफोर्निया से है और वो इस शो के होस्ट हुआन रामोन सांस को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है क्योंकि वो इतना सक्सेसफुली शो को चला रहे थे। हुआन भी काफी रेस्पेक्टफुली इस कॉन्ग्रेचुलेशंस को एक्सेप्ट करते हैं एंड होशुए को अपने शो पर वेलकम करते हैं। अभी तक जितनी बातें हो रही थी, हुआन को लग रहा था कि होशुए काफी अच्छा इंसान है, उसका एक काफी अच्छा इमेज क्रिएट हो रहा था। बट जल्दी ही ये पूरा परसेप्शन बदलने वाला था, क्योंकि आगे चल के होशुए शो पे बताता है कि पिछले 5 सालों से वो कुछ डीमंस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है थ्रू वेरियस रिचुअल्स, और इन्हीं सैटानिक रिचुअल्स को परफॉर्म करके वो लूसीफर यानी कि सैटर्न से कांटेक्ट करना चाहता है और उससे कांटेक्ट करके एक डील करना चाहता है। Josué, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, señor. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y gracias por escucharnos allá en el estado de California. Llevo más de 5 años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás, con Lucifer, con ese demonio mayor. Sí, señor. Y lo que no me... होशुए आगे इस कॉल पे शेयर करता है कि उनकी फैमिली काफी ब्रोक हुआ करती थी। उनके पास कभी भी ढंग के पैसे नहीं थे। इसी वजह से 14 साल की उम्र से वो काफी मेहनती था, काफी चीजें ट्राई कर रहा था, अलग अलग जॉब्स करके, अलग अलग चीजें करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था, बट ही फेल्ड मिजरेबली। इसी वजह से होशुए के पैसे कमाने का ये जो डेस्परेशन था, ये धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ चुका था, टू एन एक्सटेंड कि वो पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एंड तभी लाइफ के इस पॉइंट पे समहाउ होशुए को एक बहुत ही मिस्टीरियस किताब मिलती है, ए बुक अबाउट ब्लैक मैजिक एंड डार्क रिचुअल्स। इस बुक में काला जादू के बारे में लिखा गया था, विच क्राफ्ट के बारे में लिखा गया था एंड इवन काफी सारे सैटानिक रिचुअल्स के बारे में लिखा गया था, जिसके मदद से तुम डीमंस या फिर सैटन से बात कर सकते हो और उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। होशुए इस बुक को काफी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देता है, बट इन रिचुअल्स को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए और बुक में दिए ब्लैक मैजिक स्पेल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होशुए ग्रीक, लैटिन और हिब्रू जैसी लैंग्वेजेस भी सीखना स्टार्ट कर देता है, ताकि वो हर रिचुअल को अच्छी तरह से समझ सके। इन सब चीजों को अच्छे से समझने के बाद अगले 1-2 साल तक होशुए अपने लाइफ में कई सारे सैटानिक डार्क रिचुअल्स को परफॉर्म करता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वो सैटन से जरूर कांटेक्ट करेगा। एंड फाइनली उसकी यही विश पूरी हो जाती है। एक दिन होशुए का डीमन से कांटेक्ट हो जाता है, बट जब ये डीमन होशुए के सामने आता है तो ये डीमन दिखने में डरावना नहीं था, बल्कि ये डीमन दिखने में एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही था। जब होशुए भी उस डीमन से क्वेश्चन करता है कि तुम कौन हो, तो वो डीमन रिप्लाई करता है, यू वांटेड टू सी मी। वो डीमन होशुए को अपना नाम भी बताता है, बट इस शो पर होशुए उस डीमन का नाम लेने से इनकार कर देता है। बट होशुए शो पे ये जरूर रिवील करता है कि ये डीमन होशुए से प्रॉमिस करता है कि जो भी चीजें होशुए उस डीमन को मांगेगा, हर एक चीज डीमन उसे देगा, बट बदले में होशुए को भी हर वो चीज करनी पड़ेगी जो डीमन उससे करने के लिए कहेगा। सो इट वाज लाइक एन एक्सचेंज, और इस एक्सचेंज में ये डीमन होशुए को कई सारे रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस करने को कहता है। इनिशियली तो इस डीमन के जो रिक्वेस्ट थे वो काफी डुएबल थे, जैसे किसी गोट यानी किसी बकरी को सैक्रिफाइस करना या फिर किसी दूसरे एनिमल को सैक्रिफाइस करना, बट
आगे चल के धीरे धीरे इस डीमन के जो नीड्स थे और जो रिक्वेस्ट थे वो बहुत ज्यादा इंटेंस होते गए। जैसे एक बार इस डीमन ने बोला कि होसुए एक इन्फेंट बेबी का सैक्रिफाइस करे, यानी कि एक छोटे बच्चे की बलि चढ़ाए। होसुए उस मोमेंट पे इतना पागल था कि इस चीज को करने के लिए भी वो काफी क्लोज आ चुका था, बट फिर एंड मोमेंट में होसुए अपने सेंसेस में वापस आता है और इस चीज को करने से अपने आप को रोक लेता है। और इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि अभी तक इस डीमन ने होसुए को रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया था, ना उसको कोई सक्सेस मिली थी ना पैसे मिले थे। इस वजह से होसुए सोचता है कि आज के बाद वो इस डीमन से किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं रखेगा और बाद में कभी भी इससे कांटेक्ट नहीं करेगा। पर जैसा होसुए सोच रहा था ये चीज इतना इजीली नहीं होने वाला था, क्योंकि ऑफ कोर्स आफ्टर कॉन्टैक्टिंग अ डीमन जो तुमसे मिलने भी आ चुका है, वो लोग इतने इजीली तुम्हें जाने नहीं देते। एंड इस केस में भी होसुए के साथ कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि आगे इस कॉल में होसुए कुछ ऐसी बातें बोलता है, ऐसी चीजें रिवील करता है जो शायद ही तुम सुनने के लिए रेडी होगे। दो महीने बीत चुके थे एंड इन 2 महीनों में होसुए ने किसी भी डीमन से कांटेक्ट नहीं करा था। एक रात की बात है जब होसुए अपने घर पे था और वो अपने बेडरूम में सो रहा था, तभी उसे अपने लिविंग रूम से एक बहुत ही जोरदार आवाज आती है। होसुए तुरंत ही चेक करने के लिए जाता है कि आखिर ये नॉइज आया कहाँ से। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचता है तो वो एक बहुत ही अनबिलीवेबल सीन को देखता है। होसुए देखता है कि लिविंग रूम के फ्लोर पे उसकी मदर अनकॉन्शियस होके पड़ी हुई है एंड होसुए की मदर की इस अनकॉन्शियस बॉडी को एक बहुत ही बड़ा पिग यानी कि एक सुअर ड्रैग करके लेके जा रहा है। आई नो ये बहुत ही अजीब साउंड कर रहा है, बट इससे भी ज्यादा अजीब बात ये थी कि ये पिग कोई नॉर्मल पिग नहीं था, बल्कि इट वाज लाइक एन ह्यूमनॉइड क्रिएचर जो अपने 2 पैरों पे खड़ा था और इसके 2 हाथ भी थे जिसके मदद से वो होसुए के मदर को खींचते हुए लेकर जा रहा था। नाउ एज बिजार एज इट साउंड्स, होसुए इस पूरे सीन को देख करके पैनिक नहीं करता, उसे डर भी नहीं लगता। वो स्ट्रेट अप उस पिग को यही बोलता है कि वो उसके मदर को बिना कोई हार्म करे जाने दे। तो वो पिग होसुए की बात मानकर उसके मदर को जाने तो देता है, बट उसे वो अपने साथ लेकर के चले जाता है। वो दोनों मिलकर के टाउन के आउटस्कर्ट्स में एक गुफा मौजूद थी, वहां पे जाते हैं। ये वही केव था जहाँ पे होसुए पहले भी काफी सारे रिचुअल्स को परफॉर्म कर चुका था। इस केव में पहुंचते ही ये जो पिग था वो अपना अपीयरेंस चेंज करना स्टार्ट कर देता है होसुए के सामने ही। पहले ये एक आदमी बनता है और फिर थोड़ी देर बाद एक औरत बन जाता है। ये पिग बार बार अपना फॉर्म और अपना अपीयरेंस चेंज कर रहा था एज इफ इट वाज सम काइंड ऑफ एन एंटिटी। ये सब देख के होसुए समझ जाता है कि ये पिग एक्चुअली में एक डीमन है और वो वहां पे होसुए के लिए ही आया है, क्योंकि उसने इतने दिनों से इन डीमन से कांटेक्ट नहीं करा था और वो सैक्रिफाइसेस भी पूरे नहीं करे थे। उसके बाद होसुए उसी केव में उस डीमन के साथ अगले 21 डेज तक रहता है। वहां पे वो बहुत सारे डेंजरस सैटानिक रिचुअल्स को परफॉर्म करता है, जिसके बाद फाइनली वो डीमन थोड़ा खुश होता है एंड फिर वो डीमन उसे रिटर्न में एक बहुत ही पावरफुल रिंग ऑफर करता है। दिस रिंग वॉज कॉल्ड द रिंग ऑफ किंग सोलोमन। डीमन होसुए को ये बोलता है कि ये रिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस रिंग के मदद से वो जब भी चाहे जिस भी डीमन को चाहे समन कर सकता है और उस डीमन को कांटेक्ट करके वो उससे जो भी मांगेगा वो डीमन उसको वापस देगा। इसका मतलब ये था कि होसुए को फाइनली डीमंस वो चीज देते हैं जिस चीज के लिए वो इतने दिनों से इंतजार कर रहा था और इतने सारे सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स करे थे। बट डीमन होसुए से ये कहता है कि अगर उसे ये रिंग हमेशा के लिए चाहिए तो उसके लिए एक लास्ट कंडीशन बाकी थी। Para poder obtener este anillo tenía que dar a un familiar। होसुए को इस रिंग के बदले में अपने किसी फैमिली मेंबर को सैक्रिफाइस करना होगा। शो पर यह बात शेयर करते ही होसुए की वॉइस काफी ब्रेक होने लगती है। होसुए काफी हेवीली ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आगे इस कॉल में होसुए एक ऐसी बात को कन्फेस करने वाला था जो इस केस को बहुत ही डिस्टर्बिंग बनाने वाली थी। Yo no sé si tontamente o cómo actué. Dije, mi madre pues no la quiero mucho. Sí. Mis hermanos pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela. Le dije, sí, ya está grande, ya vivió, perdón. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso.
y a mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado. लाइव शो पर होसुए रोने लगता है और यह कन्फेस करता है कि इस रिंग को हासिल करने के लिए उसने अपने ग्रैंड मदर को ही सैक्रिफाइस कर दिया और उनकी बलि दे दी। इस पॉइंट पर जब होसुए ये बात बोलता है तो इस शो के होस्ट हुआन रामोन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आज तक उन्होंने ऐसा कोई कॉल अटेंड नहीं करा था एंड होसुए जितना सीरियस था, यहाँ पे एक भी बात झूठ नहीं लग रही थी। इसके बाद आगे होसुए ये भी फर्दर कन्फेस करता है कि इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले वो अपने ग्रैंड मदर के पास जाता है और उन्हें कुछ ड्रग्स को देकर के बेहोश कर देता है। अपने ग्रैंड मदर के बेहोश होने के बाद वो अपने हाथ में एक नाइफ लेता है एंड इस रिचुअल को करने के लिए बहुत ही अजीब अजीब चीजें उस नाइफ के मदद से अपने ग्रैंड मदर के साथ करता है। इस रिचुअल के दौरान वो एग्जैक्टली अपने ग्रैंड मदर के साथ क्या करता है वो चीजें तो होसुए कॉल पे नहीं बताता, बट होसुए ये बात क्लियर करता है कि जो भी चीजें उसने वहां पे करी थी ये सभी चीजें उस डीमन ने ही उसे करने के लिए बोला था। और जैसे ही डीमन की बात मान के होसुए ने इस रिचुअल को खत्म किया तो डीमन ने उस रिंग को हमेशा के लिए होसुए को दे दिया। सोच के लग रहा होगा कि फाइनली होसुए को चीज मिल ही गई जिस वजह से उसने इतने दिनों से ये सारे रिचुअल्स करे हुए थे, बट रियलिटी कुछ और थी। इस रिंग के मिलने के बाद भी होसुए को खुशी नहीं मिली, उल्टा उसे काफी ज्यादा रिग्रेट और शेम फील हो रहा था क्योंकि एक रिंग के लिए उसने अपने खुद के ग्रैंड मदर को ही सैक्रिफाइस कर दिया था। और ये जो शेम और रिग्रेट था वो यहाँ पे खत्म नहीं होता क्योंकि जब से होसुए ने इस रिंग को अपने पास रखा था उसको कई सारे डीमंस खुद से ही आके विजिट करते और उसका मजाक उड़ाते, उसे बार बार शेमफुल फील कराते कि किस तरह से सिर्फ एक रिंग के लिए उसने अपने ही ग्रैंड मदर की बलि दे दी थी। हाउएवर होसुए के लाइफ में इस रिंग के आने के बाद बहुत सारी सक्सेस भी आई। उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में काफी सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है और वो यूनाइटेड स्टेट्स से अपना कॉलेज खत्म करके एक पैरासाइटोलॉजिस्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट एनालिस्ट बन जाता है जो कि होसुए की एक ड्रीम जॉब भी थी। इसके साथ साथ होसुए को बहुत सारा पैसा भी मिलने लगता है, यानी कि होसुए के लाइफ में हर एक चीज ठीक हो रही थी। बट यहाँ पर एक कैच था। डीमंस के हिसाब से होसुए एक दिन में जितना भी पैसा कमाता था या फिर उसे जितना भी पैसा मिलता था उसे वो सारा पैसा उसी दिन खर्च करना होगा। ऑल्सो वो इस पैसे को किसी को दान नहीं कर सकता, किसी को डोनेट नहीं कर सकता, ना ही वो इन सभी पैसों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जला सकता है या फेंक सकता है। उसे खुद ही ये सभी पैसा खर्च करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे डीमंस के थ्रू जो भी मिला है वो सब फिर से उससे छिन जाएगा। होसुए हुआन को इस कॉल पे एक और इंसिडेंट भी शेयर करता है जिसमें इस कॉल से कुछ दिन पहले की ही बात है जब उसे एक कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखता है जिससे वो मदद करना चाहता है और इस वजह से वो कुछ पैसे उसे दे देता है। बट उस दिन जब वो घर वापस आया तो उस पर एक पेल, स्किनी और लंबे बालों वाली औरत ने अटैक कर दिया जिसके फीट एग्जिस्ट नहीं करते थे। इट वॉज ए क्रीपी फीमेल एंटिटी जिसने ऐसा करा था। इवन वो कॉल के वक्त भी ये बोलता है कि वो औरत उसके पीछे ही प्रेजेंट है एंड ही इज स्कैर्ड बिकॉज शी हैज अ बिग माउथ एंड अ टंग जस्ट लाइक ए डीमन। Permíteme, deje prendo un cirio porque me está molestando mucho, señor. Claro, ¿qué le está haciendo? Permítame. Bueno, se me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando. Entonces me dice, ¿por qué no entiendes? Bueno, en este momento ya se separó. Persona, le digo, me hace, oh por Dios. Es que hace muchas cosas y estoy un poco alterado. Se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita. Eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espérate. Oh, por Dios, soy so much skills. Ya me estoy, me tranquilicé. Trae en la mano es un símbolo। होसुए आगे ही एक्सप्लेन करता है कि वो उस औरत से या फिर उस डीमन से स्पेसिफिकली नहीं डर रहा है, बल्कि उस औरत के हाथ में एक ऐसी चीज थी जिससे उसे डर लग रहा था। उस औरत के हाथ में बेसिकली एक इन्वर्टेड क्रॉस था और इस सिंबल के मदद से डीमंस को काफी ज्यादा पावर मिलता है। Yo sé que eso es muy malo porque a mí me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir।
शो में आगे होसुए एक्सेप्ट करता है कि उसने आज तक जो भी चीजें करी है उस वजह से उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है एंड वो इन सभी डीमंस से पीछा छुड़ाना चाहता है, उनसे फ्री होना चाहता है, जिस वजह से उसने कई सारे पास्टर्स एंड काफी सारे कैथोलिक प्रीस्ट से भी कांटेक्ट करा है बट आज तक कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। होसुए कहता है कि वो अभी भी उनकी हेल्प लेता है और अभी भी वो भगवान में मानता है, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। नो मैटर वॉट ही ट्राइज, ये डीमंस उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इवन उसके हाथ पे जो डीमन की रिंग उसने पहनी थी वो उससे इस कदर जुड़ चुकी थी कि लाख कोशिश करने पर भी वो रिंग उससे निकल ही नहीं रही थी, एज इफ वो उसके बॉडी से हमेशा के लिए जुड़ गई हो। एट दिस पॉइंट ऑफ द कॉल इस शो के जो होस्ट थे हुआन रामोन, वो होसुए के टुवर्ड्स थोड़ी सिंपैथी शो करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो उसकी कहानी को समझ सकते हैं एंड होसुए को सजेस्ट करते हैं कि वो साम 91 पढ़े। साम 91 एक्चुअली में बाइबल का एक ऐसा वर्स है जिसको फियर और सिकनेस से प्रोटेक्शन देने के लिए रीड किया जाता है। इसके साथ साथ हुआन रामोन होसुए को ये प्रॉमिस भी करते हैं कि जब भी उनसे पॉसिबल हो पाएगा वो होसुए की मदद करेंगे और ऐसा कहकर वो होसुए के साथ इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं। अगले दिन हुआन फिर से होसुए को कांटेक्ट करते हैं। जिस तरह से उन्होंने उसे प्रॉमिस करा था वो उस प्रॉमिस को रखते भी हैं एंड वो होसुए की मदद भी करते हैं। वो उस दिन अपने शो पर एक फादर को लेकर आए थे, फादर रोबर्टो गुआसो, एंड हुआन ने फादर से रिक्वेस्ट करी थी कि वो होसुए की मदद करे। होसुए फादर को बताता है कि वो सैटन के साथ इस डील को एंड करना चाहता है और डीमंस के कंट्रोल से खुद को फ्री करना चाहता है, बट वो उसकी लाइफ और उसके लव्ड वंस की लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा डरा हुआ है। होसुए बोलता है कि इस डील को एंड करने के लिए उसने आज भी उन डीमंस से कांटेक्ट करा था, बट वो सभी डीमंस उस पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे और उसको स्टूपिड बुलाने लगे। डीमंस ने होसुए से एग्जैक्टली ये कहा कि व्हाट हैज बीन गिवन कैन नॉट बी रिटर्न्ड, जिसका मतलब क्लियर था कि डीमंस कभी भी होसुए को इस डील से फ्री नहीं करने वाले थे। एंड सिंस देन ऑलमोस्ट 4 डीमंस होसुए के घर के अंदर मौजूद थे जो उसके आसपास भटक रहे थे। ये सब सुनने के बाद फादर रोबर्टो गुआसो फोन पर ही होसुए के लिए प्रे करना स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ से चीजें ठीक होने के बजाय होसुए के लिए सभी चीजें और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है। ¿Qué características tiene que tener Josué? ¿Qué está pasando, Josué? No, están hablando, están gritando estos seres, pero no pasa nada, Señor, continúe. En esta cruz dio libertad del pecado, dio libertad al hombre para poder encontrar a su creador. Josué, ¿qué pasaba cuando estaba hablando el pastor? Empecé a vomitar, perdón por decirlo así, pero empecé a vomitar. होसुए वहाँ पे बताता है कि फादर के इन प्रेयर्स को सुनने के बाद उसे सडनली वहाँ पे वॉमिटिंग आने लगी थी, उसका सर काफी जोर जोर से फटने लगा था एंड उसे काफी ज्यादा थॉट्स भी आ रहे थे क्योंकि उसे लग रहा था कि डीमन से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि उसकी जान चली जाए। इस बात पर हुआन और फादर होसुए को खुद को संभालने के लिए बोलते हैं एंड उसे ये समझाते हैं कि डेथ के बाद भी ये डीमंस उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उसके सोल को काफी ज्यादा परेशान करेंगे। सो दैट्स व्हाई वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक बार फिर से मिल करके प्रेयर करना स्टार्ट करें। Conociéramos de su santidad que él quiere compartir contigo. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno que te calles. Te ordeno que te calles. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Cristo, cállate. Cállate en el nombre de Cristo Jesús y escucha, Josué. No prestes atención a esas voces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. शो में इस मोमेंट पर प्रे करते वक्त जब फादर जीसस क्राइस्ट को द ग्रेट करके मेंशन करते हैं, उस मोमेंट पे तुम उस कॉल के बैकग्राउंड में एक्चुअली में उन डीमंस को हंसते हुए सुन सकते हो, एज इफ उनके प्रे करने पर भी उन डीमंस पे कोई असर नहीं हो रहा और वो इन प्रेयर्स का मजाक बना रहे हैं। Cristo Jesús te quiere limpiar y liberar. Cristo Jesús es mayor y quiere hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. No prestes atención. No prestes atención. No prestes atención. थ्रू आउट द एंटायर प्रेयर होसुए काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। उसकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था एज इफ उसके ऊपर ये डीमंस अटैक करते जा रहे थे। हुआन, फादर रोबर्टो और होसुए के बीच ये प्रेयर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स तक चलता है।
होसुए काफी कुछ सहता है एंड देन एट द एंड वो इस प्रेयर को खत्म करने के लिए लिटरली बेग करने लगता है। जब उन लोगों से कुछ हो नहीं पा रहा था और इस प्रेयर्स का भी कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा था, तो होसुए की इस रिक्वेस्ट को रखते हुए वो लोग फाइनली उस प्रेयर को वहीं पे एंड कर देते हैं एंड होसुए के साथ उस कॉल को भी कट कर देते हैं। एंड दिस वाज द लास्ट कॉल ऑफ होसुए। इसके बाद होसुए वेलास्क्वेज किसी को भी कांटेक्ट नहीं करता, ना ही वो किसी से बात करता है। ये जो पूरी कहानी थी और ये जो पूरा केस था, ये तो 2002 में हुआ था। अब इसी कहानी में हम थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ था। Now we are in 2011। 2011 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन शो एक्स्ट्रा नॉर्मल की टीम होसुए को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इस शो में पैरानॉर्मल, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड अनआइडेंटिफाइड चीजों से रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता था। हेंस शो की टीम होसुए के इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिसाइड करती है। इनिशियली जब वो लोग होसुए से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो होसुए से उनकी बात तो होती है, बट होसुए उनके शो पे आने से मना कर देता है। बट आगे चल के फॉर सम रीजन होसुए उनके शो में आने से मान जाता है, बट इस शो में आने के लिए वो अपने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब कंडीशंस को रखता है। होसुए की पहली कंडीशन तो ये थी कि वो शो पर अपना फेस नहीं दिखाएगा। ये चीज काफी अंडरस्टैंडेबल थी, ये शायद उसकी प्राइवेसी को लेकर था, वो अपना फेस किसी को दिखाना नहीं चाहता था। पर दूसरी कंडीशन ये थी कि शो रात के वक्त पानी के बीचों बीच एक बोट पर शूट करा जाएगा ताकि सभी लोगों को डीमन से प्रोटेक्ट किया जा सके। थर्ड कंडीशन ये थी कि इस बोट पर होसुए के साथ साथ हुआन रामोन सांस, जो कि लमानोपलूदा शो के होस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले होसुए की कहानी कवर करी थी, वो भी मौजूद हो। ये थर्ड कंडीशन और ये थर्ड रिक्वेस्ट काफी ज्यादा अजीब थी। पता नहीं हुआन की वहाँ पे क्या ही जरूरत थी, बट फिर भी इस शो के क्रिएटर्स इन सभी कंडीशंस को पूरा कर देते हैं। फाइनली इंटरव्यू का दिन आता है और होसुए अपने साथ कुछ बिजार चीजों को लेकर आया था। वो कुछ सैटेनिक सिंबल्स को अपने साथ लेकर आया था और साथ ही में एक डेड ह्यूमन के बोन को भी लेकर आया था। थ्रू आउट दिस एंटायर इंटरव्यू होसुए ने इन अजीबोगरीब चीजों को अपने हाथ में ही रखा था एंड इस पूरे इंटरव्यू में अपनी उसी कहानी को रिपीट करी जो उसने 2002 में उस रेडियो शो पे सुनाया था। पूरा इंटरव्यू काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, वही कहानी चल रही थी, कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। बट इंटरव्यू के बीच में एक ऐसा मूवमेंट आता है जब होसुए काफी अजीब तरह से मूव करने लगता है और जोर जोर से हिलने लगता है, एज इफ कोई चीज वहाँ पे मौजूद है जो उसे परेशान कर रही है, या फिर वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज है जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेटर ऑन होसुए ये बोलता है कि डरने की कोई बात नहीं है, ये बस एक डीमन था जिसने मुझ पे अटैक किया हुआ था। होसुए का ये चिलिंग स्टेटमेंट सभी लोगों को डरा देता है कि होसुए को अभी इन डीमन से और डर नहीं लगता। आगे चल के होसुए ये बात भी क्लियर करता है कि वो बहुत ही जल्दी एक ऐसा रिचुअल करने वाला है जिसके बाद उसे इन सभी डीमन से और उसके हाथ में लगी उस रिंग से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा एंड ही विल बी फाइनली फ्री। ये सुनकर हुआन रामोन सांस काफी खुश होते हैं एंड मजाक मजाक में वो होसुए से ऐसा बोल भी देते हैं कि जब तुम इन सभी चीजों से फ्री हो जाओगे तो हम मिलकर के इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे। ये सभी बातें सुनकर लगता है कि ये कहानी अभी खत्म ही होने वाली है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अभी भी इस कहानी में सबसे डिस्टर्बिंग चीजें बाकी थी, क्योंकि जैसे ही होसुए के साथ ये पूरा इंटरव्यू खत्म होता है, उसके बाद से उस दिन बोट पे जितने भी क्रू मेंबर्स और बाकी लोग मौजूद थे, उन सभी के साथ अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ही बुरी और डेंजरस चीजें होनी स्टार्ट हो जाती है। इंटरव्यू के कुछ दिन बाद इस शो के जो कैमरामैन थे लुइस अर्नेस्टो गोंजालेस, उनको काफी सीवियर चेस्ट पेन होता है एंड उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां उनको इमरजेंसी हर्निया की सर्जरी करानी पड़ती है। शो के जो इंटरव्यूअर थे मैरियो एस्ट्रेंडा, वो मिडनाइट अपनी कार ड्राइव कर रहे थे कि सडनली एक एम्प्टी स्ट्रीट पर आउट ऑफ नोवेयर एक दूसरी कार उनको कट करती है, जिसके बाद मरियो की कार एक पोल में जाके क्रैश हो जाती है। ऑल्दो मरियो यहाँ पे बच जाते हैं, बट उनका भी एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है। बट इससे भी ज्यादा स्कैरी और अनएक्सपेक्टेड चीज इस इंटरव्यू के एग्जैक्टली 10 दिन बाद होती है। हुआन रामोन सांस, जो कि लमानोपलूदा के होस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले होसुए की कहानी कवर करी थी, पासेस अवे बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जो कि किसी तरह के एक बैक्टीरिया के वजह से हुआ था। हुआन रामोन के डेथ के एक वीक बाद फादर रोबर्टो, जिन्होंने 2002 में होसुए की हेल्प करने की कोशिश करी थी कुछ प्रेयर्स को पढ़ के, उनकी भी डेथ हो जाती है।
हुआन और फादर रोबर्टो दोनों की डेथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। इन दोनों के डेथ की टाइमिंग्स भी काफी वियर्ड थी। इस वजह से लोग भी काफी ज्यादा शॉक में थे और वो ये बातें करने लगे थे कि शायद इन सब के पीछे होसवे या फिर उसके उन डीमंस का ही हाथ है। बट लोग ये बातें सिर्फ हवा में नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं थी, क्योंकि इन डेथ्स के बाद लोग वापस जाकर के उस एक्स्ट्रा नॉर्मल के एपिसोड को बार बार ध्यान से देखने लगे और ऑब्जर्व करने पर लोगों ने कुछ अजीब पैटर्न्स को नोटिस करा। जब लोगों ने इस इंटरव्यू को वापस से एनालाइज करना शुरू किया तो उन्होंने होसवे के बिहेवियर में काफी बिजार और शेडी चीजें नोटिस करी। लोगों ने नोटिस करा कि शो के इंटरव्यू मैरियो ने जब ग्रीट करने के लिए होसवे की तरफ हाथ आगे बढ़ाया तो उसने अपना लेफ्ट हैंड आगे किया था, जो कि समझ भी आता है क्योंकि उसके राइट हैंड में द रिंग ऑफ किंग सोलोमन थी, यानी कि वो डीमन की रिंग थी। एंड दैट्स व्हाई होसवे ने शायद रिंग की नेगेटिव एनर्जी को हाइड करने के लिए राइट हैंड में एक ब्लैक ग्लव भी पहना हुआ था। बट जब होसवे हुआन को ग्रीट करता है तो फॉर सम वियर्ड रीजन वो अपना राइट हैंड आगे कर देता है, जो कि काफी स्ट्रेंज था। लोगों ने इस इंटरव्यू में ये भी नोटिस करा कि जब से होसवे ने हुआन को अपने राइट हैंड से ग्रीट किया उसके बाद से ही हुआन का बिहेवियर बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गया था। वो कई बार अपने चेस्ट को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे थे, एज इफ उन्हें अपने चेस्ट में काफी सीवियर पेन हो रहा हो। देख के लग रहा था दैट ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट एंड वाज हैविंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ये सारी चीजें नोटिस करने के बाद लोगों ने फाइनली ये कंक्लूजन निकाला कि समथिंग इज शेडी हियर। होसवे ने इतनी सारी कंडीशंस क्यों लगाई? उस इंटरव्यू में वो एक ह्यूमन बोन लेके क्यों आया था? थ्रू आउट द एंटायर इंटरव्यू कुछ सैटानिक सिंबल्स को लेकर के क्यों बैठा था? और उसने हुआन रामोन की भी डिमांड आखिर क्यों ही करी थी? इन सभी डॉट्स को अच्छे से एक साथ कनेक्ट करने के बाद लोग समझने लगे कि शायद उस दिन होसवे ने एक डार्क रिचुअल को वहां पे परफॉर्म किया था ताकि वो अपने आप को इन सभी डीमन से और उस रिंग से फ्री कर सके। एंड शायद इस पूरे रिचुअल का सैक्रिफाइस हुआन रामोन ही थे, जिस वजह से उसने इतने स्ट्रांगली उनका प्रेजेंस डिमांड किया था। एक्स्ट्रा नॉर्मल की जो टीम थी उसने कुछ टाइम बाद होसवे को फिर से कांटेक्ट करा था। हुआन और उस फादर की डेथ के बारे में उनसे फिर से पूछा था तो होसवे ने इस चीज को काफी क्लियरली डिनाई करा था कि उन लोगों के डेथ के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि उसके साथ अटैच्ड जो डीमंस थे उन लोगों ने मे बी अटैक करा हो, बट होसवे का पर्सनली कोई भी बैड इंटेंशन नहीं था उन लोगों को लेकर के, एंड वो पर्सनली इन्वॉल्व नहीं था उनके डेथ में। ये सारी डिस्कशंस तो वहां पे चल रही थी, बट एक्स्ट्रा नॉर्मल्स की टीम ने एक अजीब चीज वहां पे नोटिस करी कि होसवे के राइट हैंड में वो रिंग ऑफ किंग सोलोमन मौजूद नहीं था। वो रिंग उससे डिटैच हो चुका था। इसका ये मतलब था कि होसवे उस रिंग से और उन सभी डीमन से फ्री हो चुका था। दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि बार बार होसवे ने मेंशन करा था कि उस रिंग से फ्री होने के लिए उसे कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। तो उस टीम का एक मेंबर था जिसने डायरेक्टली होसवे से पूछ लिया कि वो रिंग आखिर गया कहाँ? व्हाट हैपेंड टू द रिंग ऑफ किंग सोलोमन? तो इस चीज को होसवे रिप्लाई देता है कि उस इंटरव्यू के होने के कुछ दिन बाद होसवे 7 प्रीस्ट्स को लेता है और उनके साथ वही रिचुअल फिर से रिक्रिएट करता है जो कि उसने काफी साल पहले अपनी ग्रैंड मदर के साथ किया था उस डीमन के रिंग को पाने के लिए। बट इस बार सक्सेसफुली रिचुअल को करने के बाद जब वो डीमन वहां पे आता है तो उससे बात करने के बजाय ये लोग बार बार उसको डिनाई करते रहते हैं, उसकी बातों को इनकार करते रहते हैं, जिस वजह से वो डीमन काफी कंफ्यूज हो जाता है। उसको कुछ समझ ही नहीं आता कि इस रिचुअल का पर्पस ही क्या था। यही मौका देख करके, इस कंफ्यूजन का फायदा उठा करके वो लोग उस मोमेंट पे उस रिंग को होसवे के हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं। वो लोग तो अपने हाथ में एक मशैटी को लेकर भी तैयार थे कि अगर ये रिंग ना निकले तो वो होसवे के उस फिंगर को ही काट देंगे। बट लकीली काफी इजीली ये रिंग होसवे के हाथ से बाहर आ जाती है एंड वो सक्सेसफुली इस रिंग से और उन सभी डीमन से फाइनली फ्री हो जाता है। जिसके बाद से होसवे ये कहता है कि वो आखिरी दिन था जब वो किसी तरह के सैटानिक रिचुअल में इन्वॉल्व था। उसके बाद से उसने वो रास्ता कंप्लीटली छोड़ दिया और कभी भी सैटानिज्म और उन सारे रिचुअल्स को मुड़ के देखता भी नहीं है। इन सभी इवेंट्स के बाद होसवे काफी सारे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में भी अपीयर होना स्टार्ट कर देता है और अपनी कहानी को इन सभी इंटरव्यूज में शेयर करता है। द डार्केस्ट पैरानॉर्मल केस ऑफ मेक्सिको, वो कहानी, वो कॉल रिकॉर्डिंग जो उस रेडियो शो पे हुआ था, वो सारे सैटानिक रिचुअल्स के फोटोज और वीडियोस एंड ऑल्सो इस केस के रिलेटेड इतने सारे रियल इंसिडेंट्स भी बाद में हुए, इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ 2 पीपल। तुम बाकी चीज़ों को
स्क्रिप्टेड बोल सकते हो, एक अर्बन लेजेंड या फिर एक कहानी बोल सकते हो। जैसे कि होसुए का जो पहला कॉल था वो शायद एक स्टोरी हो सकती है, वो शायद एक स्क्रिप्टेड कॉल हो सकता है जो उस हॉरर शो के लिए करा गया हो। बट एक स्क्रिप्टेड कहानी को लेजिट बनाने के लिए या फिर उसको सीरियस बनाने के लिए कोई अपनी जान तो नहीं देगा। सो जो डेथ्स इन्वॉल्व थे, जो एक्सीडेंट्स भी हुए थे, जो मेडिकल इश्यूज भी हुए थे, ये सभी तो रियल केसेस हैं। इनको तुम जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। इस वजह से ये केस इतना ज्यादा डरावना हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना एंड प्लीज इस वीडियो में कमेंट्स करना। कमेंट से इंटरेक्शन बढ़ता है एंड वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक तुम बाकी वीडियोस को देखते रहना, एंजॉय करते रहना। बाय बाय।